अनुमति महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन। संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश जी भारती साहब, समकक्ष आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह गौद साहब, सभी प्रदेशों के सम्मानित सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, पदाधिकारीगण और सम्मानित साथियों, मैं आज बहुत समय के बाद आपके साथ जुड़ा हूं साथियों। कुछ कारण पारिवारिक समस्या रही, संस्था का आदेश हुआ कि आज कार्यक्रम को संचालन करने का मैं अपने सभी साथियों को विशेष रूप से बता देना चाहता हूं। आज का मुख्य विषय जो रहेगा ट्यूबवेब पर 30 अप्रैल और 1 मई को 2 दिवसीय विशाल धम्म संगति सांची होने जा रही साथियों। आज उसमें मुख्य चर्चा हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश जी भारती साहब करेंगे और कार्यक्रम की ब्रीफ करेंगी, प्रस्तावना रखेंगे आदरणीय बादल सिंह गौद साहब। हर प्रदेश में हमारी निवेदन होगा इस तरह से कार्यक्रम हम सफल करें, क्योंकि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। हर प्रदेश का तन मन धन का सहयोग है इसमें। मुख्य रूप से आज चर्चा करेंगे भारती साहब और कार्यक्रम शुभारंभ करने से पहले आदरणीय बादल सिंह गौद जी से मैं निवेदन करूंगा प्रस्तावित करें। आदरणीय बादल सिंह गौद साहब, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, निवेदन जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय, राष्ट्रीय सचिव BL चंद्रा साहब, सभी संत गुरुओं को सादर वंदन करते हुए संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बोस साहब, उपाध्यक्ष जी, सभी प्रदेशों के संयोजकगण, महासचिवगण, सचिवगण और उपस्थित सभी धम्म कार्यकर्ता महोदय, आपको सादर नमो होता है। जय भीम। आज के विषय के अनुसार सांची धम्म संगति राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पिछले लंबे समय से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था की तरफ से अपील की गई है। समय समय पर संस्थापक जी के हम सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्रों के लिए निश्चित कार्य भी निर्धारित किए गए हैं। उन कार्यों पर सभी संयोजकगण, महासचिवगण और निचले स्तर के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई जगह माननीय संस्थापक जी की तैयारी हेतु स्वयं पहुंचकर फिजिकली कार्यक्रम लगाए गए हैं और तैयारी अच्छे से चल रही है। मैं वर्तमान के हालातों को देखकर एक कार्यक्रम क्यों जरूरी है और अच्छी तैयारी के साथ क्यों जरूरी है, इस पर अपनी प्रस्तावित भूमिका रखता हूं। बाबा साहब ने एक छोटे सा कोटेशन के माध्यम से ये बात कही कि समाज संरचना को केवल एक अच्छे मौसम के अनुकूल होना ही पर्याप्त नहीं है। हम हमारी सामाजिक संरचना उस प्रकार से पर्याप्त न समझें कि तूफानों को झेलने की शक्ति इस समाज में न हो। तूफानों की झेलने की शक्ति भी इस समाज के अंदर
होना चाहिए। इसके लिए हमें तथागत गौतम बुद्ध से लेकर वर्तमान तक के आंदोलनों को भली भांति तक तरीके से समझना चाहिए कि संगठन कार्य कैसे करता है, संगठन में बिखराव किस तरीके से आते हैं, संगठन में कसावट किस प्रकार से लाई जाती है और संगठन को मोटिवेट किस तरीके से रखा जाता है। संगठन समय समय पर किसी कारणवश या हालातों के चलते अपनी सोची समझी एक सोच इस प्रकार से बना लेते हैं कि अब ऐसा हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। वर्तमान हालातों के चलते वंचित समाज कहीं निराशावाद से न जाए, बगैर त्याग समर्पण के आशावादी सोच और सुविधा भोगी जीवन इसका मुख्य कारण रहते हैं। वर्तमान हालातों के आशावादी सोच, हम ये आशा लगा लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है आंख बंद करके वो ठीक हो रहा है, जबकि बुद्ध ने कहा है कि किसी की बात इसलिए मत मानो क्योंकि वह बड़ा आदमी है, कोई बात इसलिए मत मानो क्योंकि वह बड़ी किताब में लिखी है या कोई बड़ा मार्गदर्शन कर रहा है। ये आशावादी सोच बगैर तैयारी के हम परिणाम के लिए लग जाते हैं। बगैर फाउंडेशन के इमारत की संकल्पना धराशायी होती है। महानायकों के आइडिया, विचार प्रतिक्रांति के वाहकों के द्वारा समय समय पर काउंटर किए जाते रहे। तथागत का सामाजिक जो आइडियल मॉडल था भिक्षु संघ, उसमें समय के चलते सभी लोगों की घुसपैठ हो जाने के कारण उसमें इस तरह की विसंगति आई कि उसके भी दो यान बने, महायान और हीनयान, और आगे चलकर भिक्षु संघ का कत्लेआम भी हुआ क्योंकि चालों को हमारे लोग समझ नहीं पाए और घुसपैठ के बाद तथागत का जो मॉडल था वो काउंटर हुआ। सम्राट अशोक का कल्याणकारी राज सम्राट अशोक के ही विश्वसनीयता के कारण 10 पीढ़ियों तक और शीलों के कारण चलता रहा, लेकिन 10वें सम्राट के सेनापति के द्वारा तख्ता पलट और आइडिया काउंटर करने के बाद सम्राट अशोक का राज भी काउंटर हुआ। फुले साहब का आंदोलन अंतिम समय में सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही खत्म कर दिया गया। बाबा साहब का कल्याणकारी संविधान असुरक्षित हाथों में होकर पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ और 1956 के बाद जो सेपरेट समाज की संकल्पना बाबा साहब ने की थी बौद्ध सोसाइटी की, वह बौद्ध सोसाइटी पूर्णतः फलीभूत नहीं हुई। बौद्ध समाज का निर्माण न होकर उसे एक संगठन और समिति मान लिया गया। बाबा साहब की दीक्षा के समय द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बौद्ध जन समिति महाराष्ट्र में काम करती थी। बामन राव गोडपुले साहब जो थे वो बौद्ध जन समिति के राष्ट्रीय सचिव थे और उनकी देखरेख में ही दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था। 1956 के बाद बाबा साहब जो सेपरेट पहचान बनाना चाहते थे, वह पहचान हमारे जाति के सैद बौद्ध बनने के कारण काउंटर की गई। कहीं एससी के बौद्ध बने तो कहीं माइनॉरिटी के बौद्ध बने, कहीं ओबीसी के बौद्ध बने, इसलिए ये विचार भी समय के रहते काउंटर हुआ। मानवर कांसीराम साहब का जो बहुजन समाज का आइडिया था, मानवर साहब ने एक नारा दिया था
कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। इस नारे से पहले भारत में मुख्य राजनीतिक रूप से दो दल हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय इंडियन कांग्रेस। ये मुख्यतः दो नाम थे। लेकिन जब मान्यवर साहब ने ये नारा दिया कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, तो इसको सबसे पहले समझा कांग्रेस ने, और कांग्रेस नाम पीछे रखते हुए यूपीए नाम से बहुजन कॉन्सेप्ट जैसा ही एक संगठन बनाया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए। और मान्यवर साहब का नारा समझकर कई दिनों तक दिल्ली पर, कई वर्षों तक दिल्ली पर दो दो प्रधानमंत्रियों ने राज किया। इसके बाद भाजपा ने इस बात को समझा, भाजपा को पीछे रखा और एनडीए का गठन किया। और एनडीए के बाद फिर लंबे समय तक भाजपा 2014 से अभी तक इस बात को समझते चली आ रही है। 14 तक जो भाजपा दिखाई देती थी, वह भाजपा अब दिखाई नहीं देती है। अब भाजपा नहीं, एक विचारधारा की सरकार, विचारधारा का शासन इस देश में चल रहा है। इस विचारधारा को विचारधारा के माध्यम से ही कहीं खड़े होकर सामना किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मान्यवर साहब के निर्देशन में विचारधारा तैयार करने के लिए सांची में पूरे भारत की धम्म संगति कराना चाहती है। इस धम्म संगति में हम सबको उसी प्रकार से काम में लग जाना चाहिए जिस प्रकार से साहब ने कहा कि आपका मकान बनता है उस प्रकार से लग जाइए, आपके घर में शादी होती है उस प्रकार से लग जाइए, और आपके अनिवार्य कार्यों की तरह कामों में लग जाइए। सुखपरक कार्यकर्ता अगर हो जाते हैं तो एक संगठन के पतन के कारण है। कंफर्ट लिविंग कैडर, जिनको हम कैडर समझ रहे हैं, जिनको हम कार्यकर्ता समझ रहे हैं, वह अधिकतर सुविधा भोगी होती जा रहे हैं। सुविधा भोगी कार्यकर्ताओं के चलते हम कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते। तो कार्यकर्ताओं को कैसा होना चाहिए, कार्य को कैसा समझना चाहिए, ये कबीर साहब ने भी कहा है कि साधु भूखा बाप का, धन का भूखा ना है, धन का भूखा जो भरे फिर वह साधु ना है। अगर हम वास्तव में ही कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो हमें सभी प्रकार के अनबन, पद प्रतिष्ठा और किसी भी प्रकार की अन्य बातों को त्याग कर हमें इस कार्य में लग जाना चाहिए। प्रतिष्ठाग्रस्त नेतृत्व अगर हम ये बना के चलेंगे कि हमको पद ही चाहिए, यही हमारी प्रतिष्ठा है, तो ये संगठन के पतन के कारण है। पतन संगठन का ना हो और हमेशा संगठन को संगठन की तरह बना रहे, इन सभी बातों को रखने के लिए आज विशेष रूप से साहब का एक सटीक उद्बोधन आप सबके सामने पेश रहेगा। इन बातों से संबंधित मैं अपनी बात को यहीं विराम करते हुए आज हम सभी साथी साहब का मोटिवेशन सुनेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। चंद्र साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए। अभी सभी सम्मानित साथी आदरणीय कार्यकारी बादल सिंह बौद्ध जी को साथियों सुन रहे थे आप। उन्होंने प्रस्तावना में बहुत ही मार्मिक चर्चा की और चर्चा मुख्य रूप से उन्होंने दो चीजें बताई कि सुविधा भोगी कार्यकर्ता या पदाधिकारी और संगठन। किसी भी संस्था का संगठन अगर मजबूत नहीं है तो संस्था कभी कामयाब नहीं होती। आपने देखी भारत पर कितनी संस्थाएं फेल हो गई, कितनी राजनीति पार्टियां धरातल में चली गई, सिर्फ मुख्य कारणों से संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए और मन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा कि हम 30 अप्रैल और 1 मई को सांची की धम्म संगति करने शादी जा रहे भारतवर्ष की, उसमें हम सब साथियों का बहुत ही योगदान ऐसा होना चाहिए। वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होना चाहिए, एक उसकी संदेश जाना चाहिए वो भारतवर्ष के अंदर। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने मुख्य मार्गदर्शक परम आदरणीय संस्थापक माननीय धर्मप्रकाश जी भारती